सो हेलो एवरीवन। आज का है उसके अलावा वॉल्यूम, प्रेशर, मोल, कैटालिस्ट, कंसंट्रेशन कुछ भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे अफेक्ट नहीं करता है। तो हम लोगों ने टेम्परेचर के बेसिस पे देखा था और स्टोइकोमेट्री पे देखा था। ठीक है, क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला हम देखते हैं कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को जब आप बढ़ाते हो तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं कि प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में प्रोडक्ट कम हो जाता है रिएक्टेंट से। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण नीचे इक्वेशन देखते हैं। ये हमको पता है क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होता है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होता है। सो व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे ना, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आपका प्रोडक्ट भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा और जो चीज़ बढ़ेगा वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हो। कोई भी रिएक्शन है मान लो आपके पास, और जैसे कि आपका ये रिएक्शन है ए प्लस बी सी। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मान लो x है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है इट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा। और प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनना, और प्रोडक्ट ज़्यादा बनने का मतलब कि रिएक्टेंट का जल्दी टूटना। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा बन रही है तो कहाँ से बन रही है भाई, अभी ये सी ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब ये ए और बी जल्दी से टूट रहे हैं या मिल रहे हैं, तभी ना ये बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये अनस्टेबल है। ये रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट अनस्टेबल है, जल्दी से ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एंड मच फॉर्मेशन व्हेन, जब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन है। तो ये दिमाग में याद रहेगा क्या कि जब भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो जल्दी ब्रेक डाउन होगा, जल्दी ब्रेक डाउन होगा तो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो रिएक्टेंट देखो, अगर इसको मैं कम, हम लोग इसको बोले कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम हुई तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रिएक्टेंट बढ़ जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट कम हो जाएगा। इट मीन्स कि जब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगा तो रिएक्टेंट जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, x2 प्लस O2 जो कि 2xo बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे दी गई है, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। सेकेंड इक्वेशन है 2xo2 जो कि x2 और 2o2 में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10⁻+4। तो आप क्या देख रहे हो, नहीं पहले पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। पूछा है कि विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, एक्सो या एक्सो2। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जिन दो के बीच में कंपैरिजन पूछा है उन दोनों को हमको एक ही साइड में लाना है। या तो उन दोनों को आप रिएक्टेंट साइड में लेकर आओ या तो प्रोडक्ट साइड में लेकर आओ। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि आप जिसके बीच में कंपैरिजन पूछे ना, अगर दोनों रिएक्टेंट साइड में है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। लेकिन अगर दोनों रिएक्टेंट साइड में नहीं है, एक रिएक्टेंट में है एक प्रोडक्ट में है, तो आप प्लीज़ उनको प्रोडक्ट साइड में लाइए, उसमें आपको कंपेयर करने में आसानी होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे एक्सो और एक्सो टू को पूछा गया है, एक्सो को और एक्सो टू को। तो पहले देख लेते हैं, पहले इक्वेशन में एक्सो हमारा कहाँ पे है, एक्सो हमारा है प्रोडक्ट साइड में, गुड।
लेकिन सेकेंड रिएक्शन में आपका XO2 रिएक्टेंट साइड में है, जो कि इस रिएक्टेंट साइड के वैल्यू को हम प्रोडक्ट साइड में लाएंगे कंपेयर करने के लिए। तो इसका मतलब रिएक्शन को हमको उल्टा करना पड़ेगा, और रिएक्शन उल्टा होता है तो आपको याद होना चाहिए, पिछले लेक्चर में बताया गया है कि जब रिएक्शन उल्टा होता है तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी रेसिप्रोकल यानी कि उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ ऊपर। यहाँ पे तो स्पेस नहीं है बट ऊपर स्पेस है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऊपर बताता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऊपर वाले इक्वेशन को चेंज नहीं करना है। जब ऊपर वाला इक्वेशन चेंज नहीं करेंगे तो इसका वैल्यू सेम रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। नीचे वाला चेंज करेंगे, चेंज कर क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो उल्टा करते हैं, x2 प्लस 2O2, ओके, क्या बना हमारा, फॉर्मेशन ऑफ 2XO2। और जब इसको उल्टा किया तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी उल्टी होनी चाहिए, बिल्कुल। Kc2 क्या हो जाएगा, Kc2 हो जाएगा हमारा 1/2, उल्टा होगा तो 1/2 होगा, इंटू 10⁻+4 से 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो 1/2 को 0.5 बोल सकते हैं, और ये कितना हो गया, 10⁻⁻4। अब हमको कंपेयर कैसे करना है, हम कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कि किसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो हमने दोनों को एक ही तरफ कर दिया, XO2 भी हमारा प्रोडक्ट साइड में है अब, और XO भी प्रोडक्ट साइड में है। दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, एक 0.5 10⁻⁻4 है, एक 1.5 इंटू 10⁻⁻4 है। किसकी वैल्यू आपको ज़्यादा दिख रही है, किसकी वैल्यू आपको ज़्यादा दिख रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि हमारा ये 1.5 ये वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू। तो किसका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा, एक्सो का, तो एक्सो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, एक्सो इज अवर राइट आंसर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, if the value of an equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 into 10 के power 12 then at equilibrium the system will contain। ठीक है, यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गया है 1.6 इंटू 10 के पावर 12, और पूछा गया है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम मिक्सर होगा वो क्या होगा। क्या वो सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट होगा, क्या सिर्फ ज़्यादातर रिएक्टेंट होगा, मोस्टली रिएक्टेंट या मोस्टली प्रोडक्ट, या तो सिमिलर अमाउंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो हमको याद होना चाहिए कि हम ये भी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 के पावर +3 से ज़्यादा है तो हमारा मोस्टली प्रोडक्ट होता है, और जब 10 के पावर -3 से कम है तो मोस्टली रिएक्टेंट होता है, और इन दोनों के बीच में होता है, मतलब 10 के पावर -3 से 10 के पावर +3 के बीच में अगर होता है तो सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब लगभग लगभग बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 10 के पावर +12 में है, मतलब +3 से कहीं गुना ज़्यादा, इसका मतलब आंसर क्या होगा, मोस्टली प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये टॉपिक में क्या चेक करेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन दिया गया है और उस रिएक्शन में हमको पता लगाना है कि ये रिएक्शन अभी किस पोजीशन में है, किस अवस्था में है। ठीक है, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने वाला है, क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने वाला है, या ये रिएक्शन फिलहाल में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो ये चीज़ें हम पता लगाएंगे इस टॉपिक में। अभी तक हमने केसी पढ़ा था, केसी क्या होता है, देखो केसी मैंने लिखा है, केसी पहली बात तो भाई डिफाइन होता है, केसी इज ओनली डिफाइन, केसी इज ओनली डिफाइन एट विच स्टेज, केसी सिर्फ हमारा किस स्टेज में डिफाइन होता है, सिर्फ इक्विलिब्रियम के स्टेज पे डिफाइन होता है केसी ना। अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तभी केसी डिफाइन कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। लेकिन अब हम जो नया पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्यूसी है, वो हमारा क्या है, क्यूसी है। क्यूसी सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिफाइन नहीं होता, क्यूसी रिएक्शन के किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी मोमेंट पे डिफाइन हो सकता है। देखो
QC इज डिफाइन एट एनी मूवमेंट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के किसी भी मूवमेंट पे आप QC को डिफाइन कर सकते हो। QC को क्या बोलते हैं? QC को हम बोलते हैं रिएक्सेंट कोशेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, उसके बाद QC की वैल्यू वैरी करती है ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब कि अगर रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो QC की वैल्यू कुछ और है, मिड में पहुंचा है तो कुछ और है, एंडिंग में पहुंचा है तो कुछ और है। ठीक है, बट KC जो होता है वो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो एक ही पोजीशन इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन होता है और किसी पोजीशन के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं और क्या है, QC जो है डिपेंड करता है, QC की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे? प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे, मोल पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ टेम्परेचर और स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड किया था और वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं किया था। देखो KC इज डिपेंड, डू नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है पहले, तो इस पर डिपेंड नहीं करता है और इसकी वैल्यू सिर्फ किस पे होती है? फिक्स्ड फॉर अ रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर है तो KC की वैल्यू फिक्स्ड होती है। उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो KC की वैल्यू घट बढ़ सकती है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन में KC की वैल्यू फिक्स्ड होती है अगर आप उसके स्टोइकोमेट्री से छेड़खानी नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, ये बेस्ट है हमारा। ठीक है, तो QC समझ में आया क्या होता है, KC समझ में आया क्या होता है। ठीक है, अब हम विद द हेल्प ऑफ QC एंड KC ये पता करेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है या इक्विलिब्रियम पे होता है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे आ गए। चीज क्या है? जब QC की वैल्यू KC से बड़ी होगी ना, QC की वैल्यू KC से बड़ी होगी तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड जाएगा। QC की वैल्यू KC से छोटी होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और QC की वैल्यू KC के बराबर होगी तो हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसको रटना नहीं है ना, इसको रटना नहीं है क्योंकि भूल जाओगे, अभी रटोगे भी भूल जाओगे। ये ग्राफ जो NCERT में दिया है, इट इज़ द बेस्ट ग्राफ टू मेमोराइज दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, NCERT में थोड़ा सा अलग दिया है, मैंने थोड़ा सा कुछ चेंज नहीं किया है, बस थोड़ा सा। देखो ये ग्राफ बहुत ईजी है। NCERT में ना वो एज अ बार ग्राफ के रूप में दिया है ग्राफ, बट ये ग्राफ जो मैंने बनाया बहुत सही है। देखो क्या है इसमें, आपको पता है, आपको क्या पता है ऊपर की सर QC की वैल्यू KC के बराबर होती है तो इक्विलिब्रियम में होता है, और इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेबिलिटी है, वो स्टेबल है ना। तो कोई भी लाइफ में अपनी स्टेबल होना चाहता है, चाहे वो रिएक्शन हो चाहे ह्यूमंस हो। ठीक है, तो फिलहाल में जब QC KC के बराबर था तो ये लोग क्या थे? इक्विलिब्रियम में थे, स्टेबल थे। लेकिन जब पीछे आओ आप, पीछे आने पे QC KC से जब कम है, जब QC KC से कम है तो QC क्या चाहेगा कि QC KC के बराबर हो जाए, और बराबर होने के लिए इसको आगे आना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा भाई? देखो यहाँ पे क्या है, QC की वैल्यू KC से कम है क्या? हाँ कम है, लेकिन अब इनको भी इक्विलिब्रियम चाहिए। इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? जब QC KC के बराबर हो जाए, और बराबर होने के लिए इस QC को अपने आप को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और वो बढ़ाएगा कितना? KC के बराबर। तो KC के बराबर बढ़ाने के लिए आगे की तरफ बढ़ा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। ठीक है, इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में QC की वैल्यू KC से बड़ी है, QC की वैल्यू KC से बड़ी है, लेकिन QC क्या बोलेगा? भाई मुझे छोटा होना है, KC के बराबर होना है। मैं जब KC के बराबर हो जाऊंगी तो मैं भी इक्विलिब्रियम में, हमारा रिएक्शन साथ मिलके इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। तो QC छोटा होने के लिए कहाँ आएगा? पीछे आएगा। देखो QC छोटा होने के लिए बैकवर्ड आया और वो KC के बराबर हो गया। तो समझ में आया क्या? जब भी QC छोटा होगा KC से तो वो आगे होके बड़ा होना चाहेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जब भी QC बड़ा होगा KC से तो पीछे आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में KC के बराबर में। हर हाल में QC को KC के बराबर होके रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लाना है। द बेस्ट वे टू मेमोराइज दिस। ठीक है, और ये पूछता है जनरली, बट भूल जाते हैं हम लोग। भूलते क्या? कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन में गलती से गलत टिक मार दिए तो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे एक क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है, आप जाके चेक करना, इंडेक्स क्वेश्चन NCERT का बेस्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोला है द वैल्यू ऑफ KC, द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन इज 2AB + C इज 2 × 10⁻³ ठीक है।
at a given time the composition of reaction mixture is A is equal to B is equal to C is equal to 3 into 10 के पावर माइनस 4 मोलारिटी इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। ठीक है, तो आपको केसी की वैल्यू दी है क्या? बिल्कुल सर, ये आपकी केसी की वैल्यू है, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए। लेकिन पूछा है कि एट अ गिवन टाइम, आपको गिवन टाइम पे रिएक्शन मिक्सर का कंपोजिशन दे दिया है। देखो ये कंपोजिशन दे दिया है और सबका बराबर है, एबीसी का सबका बराबर है, तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा? तो आपको दिमाग में याद होना चाहिए सर केसी की वैल्यू दे दी गई है। केसी की वैल्यू देने का मतलब कि रिएक्शन उस समय इक्विलिब्रियम में रहा होगा, लेकिन फिर से कुछ पूछ रहा है एट ए गिवन टाइम, वो अपने मन से टाइम दे रहा है। जब कोई भी अपने मन से टाइम दे उसका मतलब वो क्यूसी पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है कि क्यूसी निकालो। आपने देखा, देखो क्यूसी का भी फॉर्मूला सेम है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देख रहे हो क्या? क्यूसी का भी फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सी डी अपन ए बी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कि अगर कि कोई भी एट ए गिवन टाइम पे पूछे, इसका मतलब आपको क्यूसी फाउंड आउट करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपन क्यूसी फाउंड आउट करने। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? 2AB प्लस सी ना, इसका मतलब QC का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? QC इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या दिया गया है? B दिया गया है, C दिया गया है और A दिया गया है। A का स्टोइकियोमेट्री 2 है तो इसके पावर में 2 गया। ठीक है, गुड। और हमको पता है क्या? A B C तीनों की वैल्यू बराबर है, क्या है? 3 इंटू 10 के पावर माइनस 4। तो ऊपर लिखेंगे 3 इंटू 10 के पावर माइनस 4। फिर से C का भी सेम है, तो 3 इंटू 10 के पावर माइनस 4 अपॉन में ए स्क्वायर का मतलब A की वैल्यू भी सेम है तो इसको भी 2 बार लिखना पड़ेगा। 3 इंटू 10 के पावर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 10 के पावर माइनस 4। क्या आपको पूरा कटते दिख रहा है क्या? बिल्कुल, एक दूसरे से कट जाएंगे। कट गए तो हमारे पास आंसर कितना आया? हमारे पास आंसर आ गया 1। तो QC की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सो आवर QC वैल्यू इज 1। और KC की वैल्यू कितनी दी गई है? KC की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3। ठीक है, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3। तो कौन आपको बड़ा दिख रहा है? भाई ये -3 में है, इसका मतलब आपका QC बड़ा दिख रहा है ना, QC बड़ा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? QC इज ग्रेटर देन KC। और QC बड़ा है तो QC क्या होना चाहेगा? KC के बराबर, मतलब छोटा होना चाहेगा। छोटा होने के लिए पीछे आएगा, तो हमारा रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, ठीक। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ में आया? गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है इसमें भी आपसे ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। केसी दिया, सॉरी केसी की वैल्यू दी गई है आपको, चेंज कलर, हाँ, केसी की वैल्यू दी गई है 0.061। एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक किसी टाइम पे हम एनालिसिस करेंगे कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, जो कि 3 मोल दिया है N2 का, 2 मोल दिया है H2 का और 0.5 मोल दिया है NH3 का। इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ये पूछा है आपसे। इफ नॉट, अगर नहीं है तो रिएक्शन हमारा किस तरफ जा रहा है। तो पहली बात तो रिएक्शन आपके सामने है, ठीक है। रिएक्शन में केसी की वैल्यू दे दी गई है, इसका मतलब क्यूसी पूछ रहा है। क्यूसी निकाल के दोनों को कंपेयर करेंगे, तो क्यूसी निकालते हैं, वेरी इजी, क्यूसी निकालते हैं। तो क्यूसी का फार्मूला पता है आपको? बिल्कुल पता है, वैल्यू रखते हैं, या तो पहले लिख लेते हैं NH3 मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में 2 है। फिर N2 है तो N2 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है? H2 है, H2 का स्टोइकियोमेट्री 3 है तो इसके पावर में 3 गया। ओके, अब NH3 का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में? तो NH3 हमारा दिया गया है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, हो गया भाई। उसके बाद N2 कितना दिया गया है हमारा? N2 दिया गया है 3, N2 गया 3, और उसके बाद H2 कितना दिया गया है? 2, और 2 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। अब ये कितना हो गया? 0.25 ना, 0.25 हो गया। और नीचे कितना हो गया? 8, और 8 3 24, 24 हो गया। तो ये तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितना जाएगा? 0.1, 0.1 आ गया क्यूसी। और केसी कितना दिया गया है?
केसी दिया गया है हमारा 0.061, तो कौन बड़ा है? सॉरी, यहाँ पे 0.01 आएगा, इसको काटेंगे तो ना, ये 2 डेसिमल पे है ना, तो 0.01, इट मीन्स कौन बड़ा है? 0.06 की 0.01, 0.06 बड़ा है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? के सी इज ग्रेटर देन क्यू सी। और के सी आपके क्यू सी से बड़ा है, मतलब क्यू सी छोटा है, और क्यू सी छोटा है तो क्यू सी के सी के बराबर आने के लिए फॉरवर्ड जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा भाई? फॉरवर्ड गया। रिएक्शन कहाँ गया? फॉरवर्ड गया। ओके गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आ गया हमारा? इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे पहुंचे हम। अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर आप जानते हो, अभी तक मैंने कई बार इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जिक्र किया है कि आपके लाइफ में इक्विलिब्रियम मिक्सचर है क्या। जैसे कि अगर आपका कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब टाइम इक्वल टू 0 पर है, ठीक है, कुछ समय बाद जब वो आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा और कुछ रिएक्टेंट भी रहेगा और वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। तो जब इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कुछ रिएक्टेंट बचा है, कुछ प्रोडक्ट बचा है, तो दोनों साथ में रहेंगे तो मिक्सचर होंगे, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज पर है और दोनों हैं तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, इजी है। ठीक है, इसमें हम 5 केस देखते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 5 केस देखते हैं, 3 केस अभी देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर 2 केस बाद में देखेंगे। 2 केस के लिए हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट मींस अल्फा पढ़ना पड़ेगा। ओके, नाउ अपना पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है? इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड केसी इज गिवन, मतलब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया होगा और केसी दिया होगा, तो क्या होगा? पहले देखो, पहला क्या रिएक्टेंट दिया है, रिएक्टेंट हमारे 2 प्रोडक्ट में 1 मोल रिएक्टेंट 2 मोल प्रोडक्ट में टूट रहा है। ठीक है, अब देखो एट टाइम इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी उस समय हमारे रिएक्टेंट के पास क्या था? रिएक्टेंट के पास हमारे सी कंसंट्रेशन था, रिएक्टेंट के पास क्या था? सी कंसंट्रेशन, और रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बना था, 0 था प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ समय बाद जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ और कुछ आगे बढ़ा, आगे बढ़ के वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचा एट अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कुछ बढ़ा है आगे, इसका मतलब रिएक्टेंट से कुछ तो टूटा होगा। क्या टूटा है? रिएक्शन से एक्स टूटा है। पहले हमारे पास सी कंसंट्रेशन था, सी कंसंट्रेशन में से एक्स टूट गया, एक्स कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से टूट गया, और जो टूटेगा वही तो प्रोडक्ट बनेगा भाई। रिएक्टेंट से जो निकलेगा वही निकल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखो एक्स टूटा तो एक्स बना, लेकिन देखो भाई यहाँ पे 1 मोल से 2 मोल प्रोडक्ट बने थे, तो वैसे ही बना तो एक ही एक्स, लेकिन 1 मोल से 2 मोल बनने थे तो 2 यहाँ पे आ गया, स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, इजी है, बिल्कुल इजी है सर। ठीक, अब इसी के बेसिस पे अब देखो हमको पता है, क्या पता है सर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हम हमेशा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे ही निकालते हैं, तो अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का यूज करके हम केसी निकालेंगे। केसी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन आर। पी स्क्वायर क्यों भैया? प्रोडक्ट में देखो हमारे पास स्टोइकियोमेट्री है, तो पी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इजी है। अब देखो P का कंसंट्रेशन एट अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कितना है? 2x है, तो 2x का स्क्वायर, और रिएक्टेंट कितना है? C माइनस एक्स है। ठीक है, सॉल्व किया, क्या आ गया? Kc की वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स। ईजी है क्या? बिल्कुल ईजी है। उसके बाद सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस क्या है? जब हमारा इनिशियल, वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन था, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर होगा, मतलब के भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट देगा या और क्या देगा? के पी गिवन होगा। उस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे? ठीक है, तो क्या है? सेम इक्वेशन है। रिएक्टेंट हमारा 2p फॉर्मेशन कर रहा है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था टाइम इक्वल टू 0 पे, रिएक्टेंट का जो प्रेशर था वो पी नॉट था और हमारा प्रोडक्ट का प्रेशर 0 था। इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद, इक्विलिब्रियम पे जब हम पहुंचे उस समय रिएक्टेंट में से कुछ प्रेशर निकल गया, घट गया। क्या घटा? एक्स निकला, जो निकला वही बना, तो एक्स बना, लेकिन 1 मोल से दो प्रोडक्ट बने थे तो 2x बन गया। इजी है क्या? अब प्रेशर निकालेंगे एट अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। केपी निकाले, केपी निकला, बिल्कुल निकला। देखो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट का स्क्वायर क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो स्टोइकियोमेट्री है 2। ठीक है, स्क्वायर हुआ, अपान में प्रोडक्ट
सॉरी प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे स्टोइकोमेट्री नहीं, तो यहाँ पे 1 हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर हो गया और नीचे पी नॉट माइनस एक्स, सेम देखो आ गया 4x स्क्वायर अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। यहाँ पे कंसंट्रेशन ले तो सी था, यहाँ पे प्रेशर ले तो पी नॉट है, इजी है क्या। अब देखो, अब आते हैं हमारा केसी का टर्म हो गया, केपी का टर्म हो गया, अब आता है मोल फ्रैक्शन दैट इज काई, ठीक है, के एक्स वाला जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इफ इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, देखो पहले वाले में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, दूसरे वाले में इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट था, यहाँ पे इनिशियल मोल है भाई, इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट है, इनिशियल मोल है ना, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखो हमको पता है, क्या पता है सर, जब हम केसी निकालते हैं, केसी का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, केपी का मतलब क्या होता है, प्रेशर। लेकिन अब हम ये मोल जब दिया गया है तभी भी तो हम केसी निकालेंगे, लेकिन केसी का मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मोल में तो डिफरेंस होता है ना भाई, मोलरिटी को ही कंसंट्रेशन बोलते हैं, और मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, मतलब हमको यहाँ पे वॉल्यूम अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, वॉल्यूम। देखते क्या है, रिएक्शन सेम है हमारा, रिएक्टेंट हमारा दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू 0 पे शुरुआत में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो हमारे पास n मोल थे, रिएक्टेंट के n मोल थे और प्रोडक्ट के 0 मोल थे। लेकिन कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम पे हमारे रिएक्टेंट से x मोल टूट गए, निकले, x मोल हमारे रिएक्टेंट से निकले, और जितने मोल निकलेंगे उतने मोल बनेंगे, तो यहाँ पे x मोल बने, लेकिन 2 स्टोइकियोमेट्री में लगा हुआ है प्रोडक्ट के, तो हमारा 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो एक n माइनस एक्स मोल और यहाँ पे आ गया 2x मोल, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको केसी निकालना है। केसी पता है क्या होता है सर, केसी इक्वल टू प्रोडक्ट पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का स्क्वायर होगा बिकॉज कि हमारे प्रोडक्ट में स्टोइकियोमेट्री 2 दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं 2x स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स कर दिए, क्या ये सही है, क्या जो मैंने यहाँ लिखा ये सही है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि हमने डायरेक्ट मोल रखा है। क्या आप मोल रखोगे तो सही आंसर आएगा, भाई कंसंट्रेशन निकाल रहे हो आप, केसी इज फॉर द कंसंट्रेशन, जब ये कंसंट्रेशन दिया होता है तब ये फॉर्मूला लगता है, आप मोल रख कर निकाल रहे हो तो ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया होगा तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हम फॉर 1 लीटर वॉल्यूम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे दोबारा सा फॉर्मूला लिखा गया है, के सी इज इक्वल टू 2x अपान वॉल्यूम, ये 2x मोल था, अब उस मोल से वॉल्यूम में जब डिवीजन हुआ तब ये जाके मोलैरिटी बना, इट मीन्स कंसंट्रेशन टर्म बना, और हम किसी कंसंट्रेशन के लिए ही निकालते हैं, ठीक है। तो 2x अपान वी का स्क्वायर हो गया, सही है। अब n माइनस एक्स, फिर से नीचे वॉल्यूम, ठीक है, ये भी मोल था तो वॉल्यूम से डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन, अगर वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा क्या, वॉल्यूम इज 1 लीटर। अब 1 लीटर वॉल्यूम कंसीडर करोगे तो कट के वापस से यही आपका इक्वेशन बनेगा, बट डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखना बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल आ गया नाइट्रिक ऑक्साइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है। सो देखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, बोला है नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ Br2 एंड गिव नाइट्रोसिल ब्रोमाइड एज पर रिएक्शन गिवन बिलो। रिएक्शन आपका ये दिया गया है, देखो ये रिएक्शन दे दिया गया है आपका, ठीक, सारे के सारे गैसियस फॉर्मेट में है। व्हेन 0.087 मोल किसका, NO का, और 0.0437 मोल Br2 का मिक्स्ड हो रहा है एक क्लोज कंटेनर में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो 0.0518 मोल ऑफ NOBr का इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। NOBr इक्विलिब्रियम पे इतना दे रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंचने के बाद NO और Br2 कितना बना ये निकालना है। पहली बात तो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या होगा हमारा, इक्वेशन ओके लिया है 2NO प्लस Br2, ओके, क्या बना रहा है 2NO Br, ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है।
अब क्या बोला है कि स्टार्टिंग में मान लेते हैं, स्टार्टिंग में जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, टाइम इक्वल टू जीरो पे, टाइम इक्वल टू जीरो पे एनओ कितना दिया गया भाई, एनओ दिया गया है सर 0.087, ठीक है। बी आर टू कितना दिया गया है, बी आर टू दिया गया है 0.0437, ठीक है। और रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्ट बना नहीं होगा, तो प्रोडक्ट हमारा कितना हो गया, जीरो हो गया। आफ्टर सम टाइम व्हेन आवर रिएक्शन रिच्ड एट इक्विलिब्रियम, जब हमारा रिएक्शन कहाँ पहुँच गया भाई, इक्विलिब्रियम पे हमारा रिएक्शन पहुँच गया, उस समय एनओ, एनओ में से कुछ तो निकला होगा भाई, रिएक्शन आगे बढ़ा है तो कुछ तो निकलेगा ना। तो अगर रिएक्शन आगे बढ़ा है तो कुछ तो निकलेगा, तो क्या निकलेगा, तो 0.087 एनओ के कंसंट्रेशन से ना, एनओ के कंसंट्रेशन से, गैसियस है ना, तो प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, मान लो एक्स निकलेगा, लेकिन ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, 2 मोल है तो कितना निकलेगा, 2x निकलेगा, ये हमारा इसके लिए हो गया, ठीक है। अब Br2 के लिए भी, अब Br2 के लिए भी सेम निकालेंगे भाई ना, जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो जितना एक रिएक्टेंट से निकलता है उतना सेम हम दूसरे रिएक्टेंट से निकालते हैं। डिपेंड करता है कि कौन, अगर ये हम बात करते हैं फॉर द 1 मोल, अगर ये भी 1 मोल होता, 2NO भी जो लिखा है यहाँ पे 1NO होता और 1Br2 होता, तो अगर NO से हम सिंगल एक्स निकालते तो Br2 से भी सिंगल एक्स ही निकालते, लेकिन 2NO है, इसका 2 मोल है, 2 मोल के लिए हम लोग 2x निकालेंगे, और Br2 सिंगल मोल है तो 1 सिंगल मोल के लिए हम लोग सिंगल एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.0437 से भी x निकलेगा, और x निकला है तो x बनेगा, x निकला है तो x बनेगा, लेकिन 2 मोल बना है तो 2 मोल यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 मोल x बना, ठीक है। आसान है, ये इक्विलिब्रियम पे हमारा बन गया, इक्विलिब्रियम पे बन गया। अब क्या बोला है, एट अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में NOBr की वैल्यू दे दी गई है भाई, दे दी गई है, तो कितनी दी गई है, NOBr हम जो निकाले हैं वो 2x है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना वैल्यू दिया गया है, 0.0518 वैल्यू दिया गया है NOBr का। तो अब यहाँ से x निकल जाएगा क्या, बिल्कुल, x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0.0259, ठीक है। ये हो गया हमारा x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हम जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा एट अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम NO की वैल्यू भी आ जाएगी और Br2 की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, NO कितना होगा भाई, NO कितना दिया गया है 0.087 -2, और x की वैल्यू कितना निकाला है आपने, इंटू कर दो 0.052 सॉरी 259, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू NO की, इजी है। उसके बाद Br2 की वैल्यू, तो Br2 की वैल्यू कितनी दी है भाई, 0.0437 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 0.0259, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब माइनस कर दो भाई, माइनस करने पे आंसर तो आ ही जाएगा, NCERT क्वेश्चन है, देख लोगे आपका आंसर पक्का आ जाएगा, ठीक है। इजी है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं किया हमने भाई, कुछ नहीं किया, जो जो दिया गया था बस वो वैल्यू पुट किया है हमने। रिएक्शन दिया, रिएक्शन में देखा था कि हमने NO और Br2 का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है, NOBr का नहीं दिया गया, NOBr का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम पे दिया गया है, ठीक है। आपने देखा है कि सर शुरुआत में प्रोडक्ट नहीं बना होता है, रिएक्टेंट बना होता है, रिएक्टेंट होता है तो रिएक्टेंट की वैल्यू दे दी गई। कुछ समय बाद जब आपकी इक्विलिब्रियम आई तो इक्विलिब्रियम में हमने एज्यूम किया कि इससे x निकला, इससे x निकला, उसका x बना, ठीक है। तो 2 मोल जो थे उसके साथ 2 मोल x निकले, और जो 2 मोल बने उनके पास 2 मोल x बने, ठीक है। अब हमने सिंपल सी बात की है कि 2x, जो NOBr का 2x मोल बना और उसका एट अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यू दी गई है, तो उसको इक्वेट कर दिया, सामने हम मैंने वैल्यू रख दिया देखो, और x निकाल लिया, x की वैल्यू इक्विलिब्रियम मिक्सचर में पुट आउट कर दिया, NO निकल गया और Br2 निकल गया, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या दिया है क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं ना।
क्वेश्चन में बोला गया है अ सैंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 0.2, ठीक है, 0.2 at atm. At equilibrium, the partial pressure of HI is 0.04 atm. What is the Kp for the equilibrium constant? बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखते हैं, पहले रिएक्शन लिखते हैं. रिएक्शन क्या दिया है बच्चा? 2HI, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होके बना रहा है H2 प्लस I2, ठीक, ये बना रहा है, इजी है. अब वो क्या बोला है कि भाई हम जब सैंपल HI का प्लेस किए हैं फ्लास्क में एट अ प्रेशर ऑफ 0.2, ठीक है, 0.2 के प्रेशर पे इसको जब हम किए हैं तो इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर दे दिया गया है. किसका? HI का पार्शियल प्रेशर हमको इक्विलिब्रियम पे दे दिया गया है, ठीक है. तो पहले स्टार्ट करते हैं इनिशियल t=0 टाइम पे, इनिशियल टाइम पे HI का प्रेशर 0.2 दे दिया गया और ये 0 होगा. जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट 0 बनेगा. कुछ समय बाद जब हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया उस समय 0.2 से कुछ तो जाएगा, तभी तो हमारा कुछ प्रोडक्ट बनेगा. क्या जाएगा? 0.2 से -x जाएगा. लेकिन ये 2 मोल है भाई, 2 मोल है तो 2x जाएगा, बिल्कुल 2x गया, ठीक है. और इसका क्या बनेगा? इसके 2 मोल से इसका सिंगल बना, मतलब यहाँ पे x बनेगा और यहाँ पे x बनेगा. क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज किया है कि पार्शियल प्रेशर दिया गया है HI का. पार्शियल प्रेशर क्या होता है पता है? जब हम ना कोई, अब ये किसी फ्लास्क में आपने HI रखा और वो HI टूट के H2 और I2 बना, मतलब एक फ्लास्क में HI भी है, H2 भी है, I2 भी है. इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है. मतलब इक्विलिब्रियम पे हमारे पास तीन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है एक फ्लास्क में, H2 है, I2 है, 2HI है. लेकिन अगर आप इन सब का एक साथ में प्रेशर निकालते हो तो बोलोगे टोटल प्रेशर. लेकिन इनमें से किसी एक का प्रेशर निकालोगे ना तो उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर. तो यहाँ पे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पे सिर्फ HI का प्रेशर दिया है, HI का इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इसलिए हम पार्शियल प्रेशर का वर्ड यूज किए हैं फॉर द HI. तो HI के लिए दे दिया गया है ना. कितना दे दिया गया है? देखो, एट इक्विलिब्रियम HI के लिए कितना दिया है भाई? तो HI के लिए इक्विलिब्रियम पे हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है 0.2 - 2x और इसकी वैल्यू जो दी गई है उस वैल्यू से इक्वेट कर लेंगे. क्या दिया गया है क्वेश्चन में? इक्विलिब्रियम पे HI की पार्शियल प्रेशर 0.04 दे दिया गया. क्या? बिल्कुल. अब 0.04 दे दिया गया तो यहाँ से x निकल जाएगा क्या? चांस तो है भाई निकलने का. 2x इज इक्वल टू कितना जगह? 0.16, सही है, 0.16 हो गया. अब इसको काट दो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.08, ठीक है. x की वैल्यू आ गई. अब ये x की वैल्यू जब हम इनके वैल्यू पे रखेंगे तो हमारा Kp आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है. चलो Kp निकालते हैं. Kp इज इक्वल टू, देखो Kp हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे निकलता है. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे H2 की वैल्यू x है, I2 की वैल्यू x है और 2HI की वैल्यू 0.2 - 2x है, ठीक है. तो x प्रोडक्ट हो गया, 2 प्रोडक्ट हो गया और रिएक्टेंट में HI है. तो HI है और स्टोइकियोमेट्रिक उसका स्क्वायर होगा तो 0.2 - 2x का स्क्वायर, ठीक, ये सही है. अब x की वैल्यू क्या निकाला है आपने? x की वैल्यू निकाला है 0.08, ये निकाला है ना, ठीक. और फिर से x की वैल्यू 0.08 अपॉन में. अब देखो जब आप 0.2 - 2x ये जो वैल्यू रखोगे x का ना, तो ये सॉल्व होने के बाद क्या आएगा? ये सॉल्व होने के बाद देखो 0.2 - 2x की वैल्यू 0.08, ये सॉल्व कर लो तो आपके पास वैल्यू आने वाला है कितना? 0.04 और इसका स्क्वायर होने वाला है ना. तो यहाँ पे लिख दो भाई 0.04 इंटू 0.04. तो ये कट रहा है क्या? इससे ये, इससे ऊपर कितना बचा?
2 × 2 मतलब क्या आ गया आपका 4 आ गया। केपी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो फिर आंसर नहीं दिया गया है वह ऑप्शन। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन ये भी है, क्या दिया गया है 15 मोल ऑफ H2 दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन पहले लिखते चलते हैं। वी हैव लिमिटेड सेस 15 मोल ऑफ H2 and 5.2 mole of I2 are mixed and then allowed to attain equilibrium at 500 degrees Celsius. Okay, at equilibrium the concentration of HI is found to be 10 mole. The equilibrium constant for the formation of HI is, ठीक है, HI का फॉर्मेशन करना है तो कैसे होता है भाई, H2 प्लस I2 क्या बन गया 2HI। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है। अब देखो टाइम इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन सबका दिया गया, क्या बिल्कुल दिया गया है। इसका कितना दिया गया है 15 मोल, इसका कितना दिया गया है 5.2 मोल, ये 0 होगा भाई। कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम जब हमारा पहुंच जाएगा तब उस समय, अब इससे कुछ तो निकलेगा ना, कुछ तो जाएगा, क्या जाएगा 15 माइनस एक्स, इससे जाएगा 5.2 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, ये सिंगल मोल है तो x गया, बट ये डबल मोल है 2 है तो क्या बनेगा 2x बना। ठीक है, आसान है। अब क्या बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ HI इज फाउंड टू बी 10 मोल। इक्विलिब्रियम कंडीशन में HI का दे दिया है, क्या दे दिया है, तो HI दे दिया है इक्विलिब्रियम पे 10 और हमने क्या निकाला 2x, तो इक्वेट कर दिया 2x इक्वल टू 10, मतलब x कितना हो गया, x हो गया 5। अब x 5 हो गया तो अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 15 माइनस 5, 5.2 माइनस 5 और 2 × 5 मतलब, ठीक है, ये तो 10 दिया ही गया है, तो हमारा ये तो 10 दिया ही गया है, ये 10 हो गया, ये हो गया हमारा, यहाँ पर भी 10 बचा और 5.2 में से 5 किया तो 0.2 बचा, क्या हो गया भाई 0.2 बचा, और ये 10 का 10 तो है ही हमारे पास। ठीक है, अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए केसी में रखेंगे। ठीक है, तो केसी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या है भाई 2HI है, मतलब HI का होल स्क्वायर, HI 10 दिया है तो 10 का होल स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट H2I2 है, स्टोइकियोमेट्री है नहीं तो एक तरफ 10 है एक तरफ 0.2 है, तो आपको क्या दिखा, ये 10 से इसका स्क्वायर काटा क्या, बिल्कुल कट गया, ऊपर क्या बचा 10 और क्या बचा 0.2 बचा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, कितना आंसर आएगा, ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 100 हो गया और नीचे क्या हो गया 2 हो गया, और 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 50 आंसर। ठीक है, इजी है बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ टूटना। ठीक है, तो अल्फा होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल, एक मोल में से कितना मोल टूटता है। ऑब्वियसली है कि एक मोल में से टूटेगा तो हमेशा मैक्सिमम एक टूट सकता है, एक में से पूरा एक टूट जाए, या तो एक से कम ही टूटेगा। ठीक है, तो वही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि आपको सिर्फ एक मोल में से चेक करना है 1 मोल में से कितना मोल टूटने वाले हैं, तो मैक्सिमम एक मोल में से एक टूट सकता है और मिनिमम जितना आप तोड़ सको। ठीक है, इजी है। और क्या है, तो अल्फा शुड बी इन फ्रैक्शन फॉर द न्यूमेरिकल, अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में होना चाहिए, कभी भी परसेंटेज में नहीं होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। एक इसका फॉर्मूला दिया गया है, क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेक्स। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है एज एग्जाम्पल के लिए, क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू आपको दे दी गई है 40%। देखो अल्फा की वैल्यू 40% दी गई है, PCl टूट के PCl3 और Cl2 बन रहा है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम इक्वल टू 0 पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस समय हमारे पास PCl पूरा 1 मोल है, PCl5 कितना है 1 मोल है, और रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट हमारे 0 है और 0 है। कुछ समय बाद जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा, इक्विलिब्रियम पे पहुंचा होगा,
तो हमारे 1 मोल में से कुछ टूटा होगा और कुछ प्रोडक्ट बना होगा। तो 1 मोल में से हमारा 0.4 टूटा। अब इस 0.4 कैसे टूटा, कहाँ से आया? तो अल्फ़ा की वैल्यू जो 40% दी गई है ना, हम लोग देखे हैं कि अल्फ़ा हमेशा किस में होगा, फ्रैक्शन में होगा, परसेंटेज में नहीं होगा। तो हम लोग ने अल्फ़ा को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। कैसे? 40% है ना, तो परसेंट का वैल्यू हटेगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा और 0.4 आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कितना टूटने वाला है। 0.4 अगर टूटा आपके रिएक्टेंट से तो आपका प्रोडक्ट तो 0.4 ही बनेगा ना भाई, जो टूटेगा वही बनेगा। 0.4 टूटा तो 0.4 बन गया। ठीक है, ये लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देख लो। यहाँ पर भी सेम रिएक्शन है। PCl5 टूट के PCl3 और Cl2 बन रहे हैं ना। PCl5 टूट के PCl3 और Cl2 बन रहे हैं एट अ टाइम ऑफ 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमारे पास PCl5 के यहाँ पे n मोल है, 1 मोल नहीं है, n मोल। देखो n मोल है, n मोल है और प्रोडक्ट हमारा 0 है और 0 है। कुछ समय बाद जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा होगा ना, जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा होगा उस समय कुछ तो टूटा होगा। तो अब बताओ n मोल में से कितना टूटेगा? n मोल में से डायरेक्ट अल्फा टूटेगा क्या? नहीं, हमको पता है सर अल्फा हमारा 1 मोल में से टूटता है, n मोल में से नहीं टूटता है। n मतलब तो कुछ भी हो सकता है भाई ना, n का मतलब 1 हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो n मोल का मतलब आई डोंट नो क्या होता है। तो n में से अल्फा नहीं टूटेगा, n में से n अल्फा टूटेगा। क्या टूटेगा? n में से अगर मैं यहाँ पे n माइनस अल्फा कर दूँ तो ये हमारा गलत हो जाएगा। n माइनस अल्फा नहीं होगा, n माइनस n अल्फा होगा। और जब n अल्फा टूटेगा तो क्या बनेगा? n अल्फा और n अल्फा बना। ये लिखने का तरीका था। ठीक है, अभी हमने इक्विलिब्रियम मिक्सचर का 3 कंडीशन पढ़ लिया था। मैं आपको बोला था 5 कंडीशन पढ़ने हैं, चौथा कंडीशन आ गया। चौथा कंडीशन क्या है कि अगर अल्फा दिया हो क्वेश्चन में और के सी दिया हो, इसके पहले कंसंट्रेशन दिया था, के सी दिया था, प्रेशर दिया था, केपी दिया था, प्रेशर ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट दिया था और केपी दिया था। तो यहाँ पे अल्फा दिया है और केसी दिया है। ठीक है, सेम है। हमारे पास रिएक्शन है, ए है जो कि 2B और 3C में टूट रहा है स्टार्टिंग में एट अ टाइम ऑफ 0। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो ए 1 मोल है, ये 0 है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचा तो ये 1 मोल में से अल्फा टूटा तो अल्फा बना, लेकिन सिंगल मोल, देखो ए हमारा सिंगल मोल है और ये 2 मोल बी बना रहा है, 3 मोल सी बना रहा है। तो जब सिंगल मोल के अल्फा टूटा है तो बी का 2 मोल बना तो 2 अल्फा बना और सी का 3 मोल तो 3 अल्फा बना। इजी है। अब इस कंडीशन के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, अब ये जो बना है हमारा ना, ये जो हमारा, देखो कुछ भी इक्विलिब्रियम पे जो भी बनता है इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये हमारा है क्या? यही तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है भाई। एट अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट हमारे पास हो उन्हीं के मिक्सचर को इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलते हैं। और उसी इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए हमारा केसी डिफाइन होगा भाई ना। केसी केपी तो इक्विलिब्रियम के लिए ही डिफाइन होता है। तो केसी डिफाइन हो रहा है क्या? B²C³/A1। ये स्क्वायर क्यूब कहाँ से आ रहा है? उसका स्टोइकियोमेट्री है। बी का स्टोइकियोमेट्री 2 है, सी का 3 है। ठीक है, इजी है। अब देखो जो अल्फा है ना वो मोल में होता है। जो ये 1 मोल में से अल्फा टूट रहा है तो अल्फा मोल टूट रहा है भाई ना। तो यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? ये 1 माइनस अल्फा मोल है, ये 2 अल्फा मोल है, ये 3 अल्फा मोल है। इसका मतलब हमको पता है क्या सर? के सी डिफाइन होता है मोल के लिए नहीं, के सी डिफाइन इज फॉर द कंसंट्रेशन। तो हमारे पास मोल है, इसका मतलब इस मोल को जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तभी वो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो देखो क्या हो गया हमारा, बी के लिए हमारा 2 अल्फा है, 2 अल्फा मोल है, लेकिन इस 2 अल्फा मोल को जब वॉल्यूम से डिवाइड किए तो ये क्या बन गया? मोलरिटी, मतलब कंसंट्रेशन बन गया। ठीक है, ऐसे सबके साथ किया गया है। तो 2 अल्फा मोल अपन वॉल्यूम स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सही है। अब ये कैसे निकल गया? तो ये लिखने का तरीका आप सीख रहे हो। अब देखो सेम यहाँ पे है, ए सेम रिएक्शन है, ए हमारा 2B और 3C में टूट रहा है। ए 1 मोल नहीं दिया है, ए 10 मोल दिया है शुरुआत में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब इक्विलिब्रियम में पहुंच गए हम, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद अब देखो 10 में से अल्फा नहीं टूटेगा। याद है ना कि अल्फा 1 मोल में से टूटता है। अगर 10 में से टूटेगा अल्फा तो 10 में से 10 अल्फा टूटेगा। 10 में से 10 अल्फा टूटा तो यहाँ पे 20 कैसे बन गया भाई? 20 कैसे बन गया? क्यों? क्योंकि हमारा
1 मोल से 2 मोल बी और 3 मोल सी बन रहा है, तो 2 मोल जो बी है वो 10 में डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया तो 20 अल्फा बन गया, यहाँ पे 30 अल्फा बन गया, सही है। और फिर वैल्यू रख दिया तो हमारा केसी आ गया, इजी है, ठीक है। अब हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बचा है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करते हैं, वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।